नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट शो में, जहां पर हम लोग सुनते हैं एक से बढ़कर एक सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानियां। तो जो आज की कहानी है वह है ऐसे भूतिया कॉल सेंटर की जिसने एक कॉल के द्वारा अजय की पूरी जीवन ही बदल दी। इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यह कहानी मेरे दोस्त नितिन जी ने बनाई है और यह सच्ची घटना पर तो आधारित नहीं है, लेकिन उन्होंने इस कहानी को बनाने में काफ़ी समय लिया है और उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, इस छोटे से चैनल को एक छोटा सा सपोर्ट आप लोग ज़रूर दे ही सकते हैं। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। शहर की सर्द रात थी। घड़ी ने 9 बजने का संकेत दिया था। मैं अजय अपने सबसे अच्छे दोस्त रोहित के साथ घर की बालकनी में बैठा था। ठंडी चाय के साथ हल्की फुल्की बातें चल रही थी। पूरा दिन ऑफिस की भाग दौड़ में निकल गया था और हम कुछ आराम के पल बिता रहे थे। तभी मेरी फ़ोन की घंटी बजी। नंबर अनजान था। मैंने फ़ोन उठाया। हेलो, कौन है? मैंने ऐसा पूछा। दूसरी तरफ से गहरी भारी आवाज़ में एक व्यक्ति ने कहा, कल रात 10 बजे सिटी मॉल के पास पुरानी इमारत में आ जाना, काम है। यह आवाज़ मेरे दिमाग में गूंजने लगी। वह इतनी असामान्य थी कि मैंने एक पल को फ़ोन कान से हटाकर देखा और पूछा, आप कौन हैं? लेकिन उधर से बस इतना कहकर फ़ोन काट दिया गया, वक्त पर पहुंच जाना। रोहित ने मेरी घबराई हुई शक्ल देखकर पूछा, क्या हुआ? किसका फ़ोन था? मैंने उसे पूरी बात बताई। उसने पहले तो मजाक उड़ाया, लेकिन जब मैंने उसे आवाज़ के बारे में बताया तो वह भी चुप हो गया। मैंने पूछा, क्या हमें जाना चाहिए? हो सकता है कोई शरारत कर रहा हो, लेकिन फिर भी यह पता लगाने का मौका क्यों छोड़ें? रोहित ने जवाब दिया। हमने तय किया कि हम अगले दिन वहां जाएंगे। हालांकि डर और जिज्ञासा दोनों हमारे मन में गहरी छाप छोड़ रहे थे। अगली रात 10 बजे हम दोनों सिटी मॉल के पास पहुंचे। सर्द हवा बह रही थी और सड़कों पर कोई खास हलचल नहीं थी। वहां से कुछ दूरी पर वह इमारत थी जिसका जिक्र फ़ोन में किया गया था। इमारत देखकर हम दोनों की रूह कांप गई। जर्जर दीवारें, टूटी खिड़कियां और एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाज़ा, जिसे देखते ही ऐसा लगता था कि यह सालों से खुला ही नहीं होगा। हवा में एक अजीब सी गंध थी, कुछ सड़ा गला जैसा। यही है वह जगह, ऐसा रोहित ने कहा, और उसकी आवाज़ में एक कंपन भी था। मैंने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा चरमराता हुआ खुल गया। अंदर का नज़ारा और भी भयानक था। दीवारों पर सीलन, फर्श पर धूल की मोटी परत और अंधेरे कोने में कुछ हलचल सी महसूस हो रही थी। जैसे ही हमने कदम अंदर रखा, दरवाज़ा अपने आप तेज आवाज़ करने के साथ बंद हो गया। रोहित चौंकते हुए पूछा, यह क्या था? लेकिन मैंने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो पता करते हैं। हालांकि मेरा दिल भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और इमारत के गलियारे की ओर बढ़े। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। तभी हमें दीवारों पर कुछ लिखा हुआ मिला और उसमें लिखा था, तुम्हें यहाँ नहीं आना था। यह शब्द लाल रंग से लिखा हुआ था। अब यह सब देखने के बाद हम दोनों बहुत डर गए थे। तभी हमने एक कमरे में झांकने की कोशिश की। दरवाजे की दरार से झांकते ही
लगा जैसे कोई अंदर बैठा हो। हिम्मत जुटाकर हमने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा एक अजीब सी आवाज़ करते खुला। अंदर एक पुरानी लकड़ी की मेज़ थी जिस पर एक टूटा हुआ टेलीफोन रखा था। कमरे के कोने में एक कुर्सी थी जो धीरे धीरे हिल रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही हो। रोहित ने कहा, यहाँ से चलो अजय, यहाँ कुछ तो बहुत भयानक है, हम लोगों को यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। लेकिन मैंने कहा, बस थोड़ा और रुकते हैं, हमें पता लगाना होगा कि यह सब क्या है। तभी कमरे के दूसरे कोने से एक ठंडी हवा का झोंका आया और फिर एक हल्की सी भयानक हंसी सुनाई दी। हमने कांपते हुए पूछा, कौन है? हंसी धीरे धीरे तेज होने लगी। मेज पर रखा टेलीफोन अचानक बजने लगा। जैसे ही मैंने टेलीफोन को उठाने की हिम्मत की, रोहित ने मेरे हाथ पकड़ लिए और बोला, अजय रुक जाओ, मुझे यकीन है कि यह कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर यह सचमुच किसी परेशानी का संकेत है तो हमें समझना होगा कि आखिर यह क्या है। मैंने उसे ऐसा धीमे से कहा। टेलीफोन को रिसीव उठाकर ही मुझे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। लाइन के दूसरी तरफ एक बार फिर वही भारी आवाज़ थी और वह एक भारी आवाज़ में कहती है, तुमने हमारी चेतावनी नहीं मानी, अब तुम्हारा सामना उनसे होगा। फिर फ़ोन से एक जोरदार चीख सुनाई दी जिससे मैं घबरा कर पीछे हट गया। फ़ोन अचानक बंद हो गया। हम दोनों कमरे के बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक रोहित ने चिल्लाते हुए कहा, अजय दीवारों की ओर देखो। दीवारें खून से लथपथ हो चुकी थी, हर जगह लाल धब्बे थे और दीवारों पर उभरती आकृतियां ऐसा लग रही थीं जैसे वो किसी नाखूनों से अपने आप को खरोच रही हों। अब एक बार फिर रोहित ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, यह सब क्या हो रहा है? मैंने तेजी से कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। जैसे ही हम गलियारे में दौड़े, हमने देखा कि अंधेरे कोने से सफ़ेद कपड़ों में ढकी परछाइयाँ बाहर निकल रही थी। वे हवा में तैर रही थी और हमारी तरफ बढ़ रही थी। उनकी आंखें एकदम काली थीं। उनके शरीर से कोई भी अंग अलग अलग इधर उधर लटक रहा होता है, जैसे वे इंसान नहीं, केवल अंधकार की रचना हो। मैंने रोहित को चिल्लाते हुए कहा, भागो यहाँ से, और हम दोनों तेजी से एक अन्य कमरे में घुसे और दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे के कोने में एक लकड़ी की अलमारी थी। हमने अलमारी खोल कर देखा तो वहाँ एक पुरानी डायरी थी। डायरी का कवर बहुत सड़ चुका था और उस पर 1984 लिखा था। रोहित ने पूछा, यह डायरी यहाँ क्यों है? मैंने कहा, शायद उसमें कुछ यहाँ का रहस्य लिखा होगा। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, यह इमारत कभी कॉल सेंटर हुआ करती थी। यहाँ काम करने वाले लोग अपनी नौकरी से परेशान थे। कंपनी के मालिक ने कर्मचारियों को रात में काम करने के लिए मजबूर किया और एक रात बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण यहाँ आग लग गई। इमारत में फंसे लोग बाहर नहीं निकल पाए। उनकी चीखें आज भी यहाँ गूंजती हैं। डायरी पढ़ते पढ़ते हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे शब्दों से आवाज़ें निकल रही हों। हमें उन जलते हुए लोगों की चीखें सुनाई देने लगीं। रोहित ने घबराते हुए कहा, यह सबसे भ्रम है, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा अभी। तभी कमरे की दीवारें हिलने लगीं। एक अजीब सी गंध हवा में तैरने लगी और हमें महसूस हुआ कि कोई हमारे चारों ओर घूम रहा है। जैसे ही हमने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। एक भारी आवाज़ ने कहा,
तुम यहाँ से नहीं जा सकते, यह हमारी जगह है। हमने चारों तरफ देखा लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हमें खिड़की से कूदकर भागना होगा, ऐसा मैंने कहा। जैसे ही हम खिड़की के पास पहुंचे, आत्माओं ने हमें घेर लिया। उनके मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकल रही थीं। उनमें से एक ने रोहित की तरफ हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। रोहित चिल्लाया, अजय बचाओ मुझे। मैंने उसको अपनी पूरी ताकत से पकड़ लिया और रोहित को अपनी ओर खींचा। फिर हम दोनों खिड़की का शीशा तोड़कर खिड़की से बाहर कूद गए। जब हम बाहर निकले तो हमने पीछे मुड़कर देखा। इमारत गायब हो चुकी थी। वहाँ केवल एक खाली मैदान था। रोहित ने हांफते हुए कहा, यह सब क्या था? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन यह जगह कोई सामान्य जगह नहीं थी। कुछ दिन बाद रोहित ने मुझे फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में कपकपी थी। अजय, मुझे फिर से उसी नंबर से कॉल आया है। उन्होंने कहा कि हम उनसे बच नहीं सकते। उसकी बात सुनकर मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया। क्या यह सब कुछ खत्म हो चुका था या फिर एक नई शुरुआत थी? लेकिन उस दिन इमारत से बच निकलने के बाद हमने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन असल में यह एक नई शुरुआत थी। उस दिन रोहित और मैं अपने घर लौट आए। मैं बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद कोसों दूर थी। इमारत में हुई घटनाओं की यादें बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। रात के करीब 2 बजे होंगे। कमरे में सन्नाटा था। अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। मैंने धीरे से आँख खोली। मुझे कुछ परछाई जैसा दिखा। मैंने हड़बड़ाते हुए पूछा, कौन है? लेकिन सिर्फ और सिर्फ जवाब में सन्नाटा ही था। परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। अगली सुबह ही रोहित का फ़ोन आया और उसने मुझे यह कुछ बताया। अजय, मेरे घर कुछ अजीब हो रहा है। रात को मेरे कमरे में कुछ अजीब चीज़ें अपने आप हिलने लगी। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मैंने जवाब दिया, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हमने तय किया कि हम दोनों शाम को मिलेंगे और इन घटनाओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन दिन भर मेरे घर में और भी असामान्य चीज़ें होने लगीं। कभी दीवारों पर खरोच के निशान उभरने लगे, तो कभी दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते। सबसे डरावना पल तो यह था जब रसोई में रखा हुआ खाना अपने आप धीरे धीरे खत्म होता गया और यह सब मेरी आंखों के सामने हो रहा था, मानो उसे कोई तेजी तेजी से खा रहा हो। यह सब होने के बाद शाम को मैं रोहित के पास गया। वह बहुत घबराया हुआ था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और वह बेहद कमज़ोर दिख रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? नहीं अजय, मैं ठीक नहीं हूँ। कल रात मुझे लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास बैठा हुआ था। मैंने हिम्मत करके टॉर्च चलाई तो देखा कि एक औरत की परछाई दीवार पर थी, लेकिन कुछ ही देरों में वहाँ कोई भी नहीं था। अब हम दोनों समझ चुके थे कि हम इमारत से तो भले ही बच निकले थे, लेकिन वहाँ की आत्माएं अब भी हमारे पीछे पड़ चुकी हैं। हम दोनों अपने डर को शांत करने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी मेरे कमरे की लाइट झपकने लगी। पंखा अचानक तेजी से घूमने लगा और फिर रुक गया। यह सब देखकर रोहित और मैं अब दोनों कांपने लगे। रोहित ने डरते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा, लेकिन क्या करें? हमारी बात पुलिस भी नहीं मानेगी और अगर हम किसी और को बताएंगे तो वे इसे मजाक ही समझेंगे, ऐसा मैंने रोहित से कहा। तभी कमरे में रखा एक पुराना शीशा हिलने लगा। उसमें अचानक से धुंधलापन आया और एक आकृति उभरने लगी। वह वही परछाई थी जो हमने इमारत में देखी थी। और एक बार फिर हम दोनों को वही भारी आवाज़ उस तड़पड़ से आती सुनाई दी, तुम
मुझसे बच नहीं सकते। और कुछ ही देरों में वह आवाज़ शांत हो जाती है। रोहित ने सुझाव दिया कि हमें वापस डायरी को पढ़ना चाहिए, शायद उसमें कोई सुराग हो। हमने डायरी को फिर से खोला। एक पन्ने पर लिखा था, जो इस इमारत में कदम रखेगा वह हमारी दुनिया का हिस्सा बन जाएगा और वह कभी भी चैन से नहीं रह पाएगा। तभी वह डायरी अचानक से हम दोनों के हाथ से गायब हो जाती है। अगली रात मेरे घर में चीज़ें और भी ज़्यादा अजीब होने लगी। मैंने सोने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन जैसे ही मेरी आंख बंद हुई मुझे एक सपना आया। मैं उसी इमारत में था। चारों तरफ आग लगी हुई थी, लोगों की चीखें कानों में गूंज रही थी और तभी मैंने देखा कि एक काले कपड़े में लिपटी आकृति मेरी तरफ बढ़ रही थी। और तभी मैं हड़बड़ा कर जगा। मेरे माथे पर पसीना था और कमरे में ठंडी हवा बह रही थी, जबकि खिड़कियां उस समय बंद थीं। उस समय सुबह हो चुकी थी। तभी रोहित का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ में डर था और उसने कहा, अजय मुझे बचा लो, आज रात कुछ ने मुझ पर हमला किया। मेरे शरीर पर खरोच के निशान हैं। मैं तुरंत उसके घर गया। रोहित की हालत ख़राब थी। उसकी पीठ पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने नाखून से खरोचा हो। और रोहित कहता है, यह सब हमारी गलती है, हमें उस इमारत में कदम ही नहीं रखना चाहिए था। लेकिन अब क्या हम कभी इनसे छुटकारा पा सकेंगे? ऐसा रोहित ने कहा। हमने एक तांत्रिक से मिलने का अब फैसला किया। वह एक अनुभवी और प्रसिद्ध व्यक्ति था, जिसने कई ऐसे मामलों को सुलझाया था। तांत्रिक ने हमारी कहानी सुनने के बाद कहा, तुम दोनों ने एक श्रापित जगह पे कदम रखा है और अब तुम उस जगह से और उन आत्माओं से अब पूरी तरह से जुड़ चुके हो। और इस तरीके से अब इस जुड़ाव को ख़त्म करने के लिए तुम्हें उसी जगह पर जाकर कुछ विशेष अनुष्ठान करने होंगे और शायद हो सकता है इससे काम बन जाए। और साथ ही तांत्रिक ने हमें कहा, वहाँ की आत्माएं बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं। तुम उन्हें शांत नहीं कर सकते, लेकिन एक तरीका है जिससे तुम अपनी जान बचा सकते हो। तुम्हें उस इमारत की आत्माओं को धोखा देना होगा। हमने हैरानी से पूछा, कैसा धोखा? तुम्हें उस इमारत में खुद को उनकी दुनिया का हिस्सा साबित करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, यह रास्ता बहुत खतरनाक है। अगर एक भी गलती हुई तो वे तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ खींच लेंगी। हम दोनों ने बिना कुछ और सोचे यह रास्ता अपनाने का फैसला किया। यह हमारा आखिरी मौका था। अब हम दोनों उस रात को उसी स्थान पर दोबारा पहुंचते हैं जहां पे वह इमारत गायब हो चुकी थी। अंधेरे और ठंडी हवा के बीच वह इमारत फिर से उभर आई। जैसे ही हमने इमारत के दरवाजे पर कदम रखा, उसने हमें भीतर खींच लिया। अंदर का माहौल पहले से भी ज़्यादा भयानक था। दीवारों से अब खून तेजी से टपक रहा था और हर कोने में लोगों की चीखें गूंज रही थी। आत्माएं अब हमारे चारों तरफ थीं। तभी एक भारी आवाज़ हमसे कहती है, तुम दोनों ने यहाँ से भाग के बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बचा सकता। तभी मैं अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहता हूँ, हम तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बनने आए हैं। तांत्रिक ने हमें एक विशेष मंत्र दिया था, जो हमें आत्माओं के सामने हमारी झूठी स्वीकृति दिखाने में मदद करता। हमने मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे आत्माओं की आकृतियाँ शांत होने लगीं। दीवारों पर खून सूखने लगा और उनकी चीखें भी हल्की होने लगीं। लेकिन तभी एक दुष्ट आत्मा, जो सबसे ज़्यादा गुस्से में लग रही थी, हमारी ओर बढ़ी और उसने कहा,
तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा उद्देश्य कुछ और है। हमने देखा कि कमरे का माहौल फिर से अब भयानक होने लगा है। हम तुरंत समझ चुके थे अब हम लोगों को यहाँ से एक बार फिर भागना होगा, क्योंकि अनुष्ठान तो हो चुका था। हमने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन हर कदम पर आत्माओं ने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की। दीवारों से हाथ निकलने लगे थे, फर्श से धुएं की परतें हमें घेरने लगीं। अजय, हमें यहाँ से भागना होगा, कुछ करो, रोहित ने ऐसा चिल्लाया। तभी मुझे याद आया कि तांत्रिक ने एक आखिरी उपाय बताया था। उसने कहा था यदि आत्माएं बहुत गुस्से में आ जाएं, तो उसकी दुनिया में एक और दरवाज़ा खुलेगा, उसे ढूंढकर वहाँ से निकल जाना। हमने इमारत के अंदर दूसरा दरवाज़ा ढूंढने की कोशिश की, हर दीवार, हर कोने को छुआ। तभी एक कोने के पीछे एक गुप्त दरवाज़ा मिला। दरवाज़ा खोलते ही हम एक अंधेरी सुरंग में पहुंच गए, लेकिन वहाँ भी आत्माओं की परछाई हमारा पीछा कर रही थी। मैंने कहा, यहाँ से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है। हम दौड़ते रहे, लेकिन सुरंग का कोई अंत नहीं दिख रहा था। पीछे से आत्माओं की चीखें और तेज हो गईं। अचानक सुरंग ने हमें एक खाली मैदान में ला खड़ा किया, लेकिन वहाँ कुछ अजीब था। समय थम चुका था, हवा ठहरी हुई थी, आसमान पर एक भी तारा नहीं था। रोहित ने पूछा, क्या यह हमारा असली संसार है? मैंने चारों तरफ देखते हुए कहा, मुझे नहीं लगता। तभी हमें महसूस हुआ कि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ समय और स्थान दोनों फंसे हुए हैं। यह आत्माओं द्वारा रचा गया एक चक्र था। हमने उनके जाल से बचने की कोशिश की, लेकिन हम उनके चक्र में फंस चुके हैं। हमें फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसी जगह पर पहुंच जाते। आत्माओं की आवाज़ें अब भी सुनाई दे रही थीं। उनकी हंसी, उनकी चीखें सब हमें डराने के लिए थीं। हमने इमारत छोड़ दिया था, लेकिन वास्तव में नहीं। हम आत्माओं के बनाए हुए फंदे में फंस चुके थे, जहां समय का कोई अंत नहीं था। अब हम बस एक दूसरे के सहारे जिंदा थे, लेकिन उस जगह से कभी बाहर नहीं निकल पाए। शायद यही आत्माओं का असली बदला था, हमें ऐसे संसार में फंसा देना जहां कोई ना तो जीवित है और ना ही मृत। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? ये कहानी मेरे दोस्त ने लिखी थी। अगर हो सके तो आप इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को लाइक करिए, सपोर्ट करिए हमें, ताकि हमारा जो छोटा सा चैनल है वो ग्रो हो सके और हमें मोटिवेशन मिल सके। बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।